सूरज ढलने ही वाला था। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से कस्बे नेहारपुर में काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब शाम के 6:30 बज गए। रवि, चलें, घर पर माजी और पायल इंतजार कर रहे होंगे। थकी हुई आवाज में माया ने कहा, जो दिन भर ईंट ढोने के बाद अब अपने हाथ झाड़ रही थी। दोनों जैसे ही जाने के लिए उठते हैं तभी उनका ठेकेदार बलवीर चिल्लाते हुए आता है। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी किसने छुट्टी बताई? रवि डरते डरते बोलता है। मालिक, हमारा काम तो सुबह 8 से शाम 6 तक का था। तुम लोग मजदूर हो, घड़ी देखकर काम नहीं होता। चुपचाप वापस लग जाओ। बेचारी माया और रवि फिर से काम पर लग जाते हैं और रात 9 बजे तक ईंटें ढोते रहते हैं। उनके पैर सूज चुके होते हैं, हाथ छिल चुके होते हैं, मगर गरीबी उन्हें मजबूर करती है। घर पहुंचते ही उनकी 10 साल की बेटी पायल दरवाजा खोलते ही रो पड़ी। माँ, दादी की दवाई खत्म हुए 3 दिन हो गए, वो उठ भी नहीं पा रही। रवि का चेहरा उतर गया। सरकारी दवाइयाँ काम नहीं करती पायल, और बाकी दवाइयों के पैसे मेरे हाथ में नहीं हैं। माया ने उसकी बात को थाम कर कहा। कभी तो अच्छे दिन आएंगे रवि, हम यही भरोसा रखते हैं। रात को माया जब खाना बनाने जाती है, आटा खोलती है, बस 1 रोटी जितना आटा बचा था। उसके हाथ कांप जाते हैं। अपने हिस्से का आटा वो चुपचाप सबके लिए मिला देती है। अगली शाम काम से लौटते समय रास्ते में एक दुबली पतली बुतिया फुटपाथ पर पड़ी कांप रही थी। रवि बोला, ये तो बहुत भूखी लग रही है। हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं, इसे क्या देंगे? माया बिना सोचे अपने डिब्बे से अपनी बची आधी रोटी निकालती है और कुतिया के आगे रख देती है। पेट तो सबका समान होता है ना? माया उसे वहीं छोड़ नहीं पाती। वो उसे अपने साथ घर ले आती है और उसका नाम रख देती है नूरी। घर में सब भूखे रहते, पर माया रोज अपनी रोटी का हिस्सा नूरी को दे देती। एक सुबह सरकारी लोग बस्ती में आते हैं। ये जगह सड़क परियोजना के अंदर आती है, सबको आज ही झुग्गी खाली करनी होगी। लोग रोते चीखते रहते हैं, मगर कोई सुनता नहीं। रवि अपनी बीमार माँ को पीठ पर उठाए, माया कपड़ों की पोटली लिए, पायल का हाथ पकड़े और नूरी उनके पीछे पीछे सब बेघर होकर सड़कों पर भटकते हैं। रात में बारिश होती है। सब एक बड़े पेड़ के नीचे भीगते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह रवि बोला, पास की घाटी में सूखी लकड़ियां और घास बहुत है, क्यों ना हम खुद एक छोटी झोपड़ी बना लें? माया बोली, मैं भी चलूंगी। दोनों ने दिन भर मेहनत की और कुछ ही घंटों में लकड़ी घास से एक छोटी मगर प्यारी झोपड़ी तैयार कर ली। नूरी के लिए भी छोटी सी छत बनाई। रात तक सब भूखे ही सो गए। सुबह नूरी कहीं नहीं दिखती। माया घबरा जाती है। नूरी, नूरी। रवि समझाता है, शायद घाटी में घास खाने गई होगी। उसी वक्त झोपड़ी के अंदर से सोने सी चमकती रोशनी फूटने लगती है। पायल डरकर माया से लिपट जाती है। अचानक उनके सामने ढेर सारा खाना प्रकट हो जाता है। दाल, चावल, रोटी, मिठाई, सब कुछ जैसे हवा से प्रकट हो गया हो। पायल बोली, अगर ये जादू है तो मेरी किताबें भी मिल सकती हैं। बस बोलना था, उसके सामने किताबों का ढेर उभर आया। तभी झोपड़ी के बाहर नूरी दौड़ती हुई आती है और नूरी बदलकर एक चमकती आकाशीय देवी बन जाती है। नूरी गूंजती आवाज में बोली, मैं नूरी नहीं, मैं अन्न देवी हूँ। मैं धरती पर गरीबों की परीक्षा लेने उतरी थी। किसी ने मुझे रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया, सिवाय तुम्हारे माया। तुमने अपना हिस्सा मुझे दिया, अपने परिवार की भूख भूलकर। इसलिए मैंने तुम्हारी झोपड़ी को एक जादुई झोपड़ी बना दिया है। ये तुम्हारी हर सच्ची जरूरत पूरी करेगी। और देवी धीरे धीरे आकाश में गायब हो जाती है।
माया बोली, मेरी सास को ठीक कर दो। बीमार बुजुर्ग माँ तुरंत खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल स्वस्थ। परिवार की जिंदगी पलट जाती है। वे उसी जादुई झोपड़ी से एक छोटा सा काम शुरू करते हैं। कुछ ही समय में उनका काम चल निकलता है। पायल अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है। एक शाम माया बोली, रवि, हम अकेले नहीं थे जो बेघर हुए थे। हमारी तरह और भी लोग होंगे। क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? रवि मुस्कुराया। मैं तो कब से यही सोच रहा था। दोनों ने जादुई झोपड़ी की मदद से गरीब और बेघर लोगों के लिए छोटी छोटी झोपड़ियां बनाना शुरू किया। जिसे भी खाना नहीं मिलता, ये झोपड़ी उसके लिए भोजन प्रकट कर देती। धीरे धीरे पूरी घाटी खुशियों से भर गई। सब अन्न देवी का नाम लेकर शुक्रिया करते और माया, रवि, पायल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।